Good morning, students. Today we will be discussing about the torque slip and torque speed characteristics of three-phase induction motor. So what is torque slip characteristics? If we take the torque as the ordinate and slip as the abscissa, okay, then the resultant characteristics found is termed as torque slip characteristics or torque slip curve. We know that the expression for the full load torque in an induction motor, we have derived this expression earlier. T is equal to K times S into E20 square into R2 divided by R2 square plus S square into X20 square. Let this be your equation number 1. Now if a curve is drawn between the torque and slip, like I have mentioned earlier, for a particular value of rotor resistance R20, then the curve is obtained as torque slip curve. ओके किसी पर्टिकुलर R20 की वैल्यू के ऊपर अगर हम टॉर्क और स्लिप के बीच में कर्व बनाते हैं तो कुछ इस शेप का कर्व हमें मिलता है. ऑलराइट, इनिशियली 0 से एक्सटेंड होता है, देन इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, then it decays up to some point and then almost constant up to some certain point. Alright, so how this shape is achieved, let us see. To draw this torque slip curve, the following points may be noted carefully. Alright, suppose when the motor speed is synchronous, initially let us suppose कि जैसे ही हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो उसका जो रोटर जो है वो स्पीड पिकअप कर रहा है, ऑलराइट, एट नो लोड, देन लेट अस सपोज कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे अगर घूम रहा है तो उस टाइम पे हमारी जो स्लिप की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अब अगर स्लिप 0 है देन पुट एस इन दिस इक्वेशन 0, तो आपका जो टोटल टॉर्क है वो भी आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, इसलिए जो कर्व है आपका वो हमारा 0 से स्टार्ट होना शुरू होगा. ओके, अब जैसे जैसे रोटर हमारा घूमता जाता है हमें पता है कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमता है, उससे थोड़ी कम स्पीड पे घूमता है. ठीक है, सो इनिशियली फर्स्ट केस में हमने एज्यूम कर लिया था कि सपोज वो शुरू में जब घूम रहा है तो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है, और अब क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सिंक्रोनस नहीं है. ठीक है, नियर टू सिंक्रोनस है. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से कि अब वो कौन सी स्पीड पे घूम रहा है, सपोज दैट इज़ योर NR स्पीड, जो उसकी रोटर स्पीड है. ओके, देन दिस स्लिप S इज़ वेरी स्मॉल. वी नो फार्मूला क्या होता है स्लिप का, NS माइनस NR अपॉन NS. तो अगर NR आपकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, नियर अबाउट सिंक्रोनस है, तो डेफिनेटली जो स्लिप की वैल्यू है वो आपकी काफ़ी कम रहेगी. ठीक है, अब जब स्लिप की वैल्यू कम है तो जो आपका डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट है S इंटू X20, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका बहुत कम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस R20. ठीक है, it will be negligibly small as compared to R20 and can be neglected. ठीक है, तो अगर इस टाइम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ये रहेगा R20 स्क्वायर, और यहाँ से भी ये एक R20 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि R20 कांस्टेंट है, E20 स्क्वायर कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट फॉर्मली योर टॉर्क इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप. Alright, thus the curve is a straight line because they are both directly proportional from zero slip to a slip that corresponds to the full load. Okay, तो इनिशियली 0 से शुरू हुआ था और अब आपका फुल लोड जब तक जाएगा तब तक आपका जो टॉर्क और स्लिप के बीच का रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, बिकॉज T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S. ठीक है, as far as the rotor speed is near to the synchronous speed. Okay, hope this is clear. Now as the slip increases, ठीक है, अब क्या होगा, अब स्लिप और ज़्यादा इंक्रीज होगी और आपका रोटर की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी. ठीक है, अब जब स्लिप इंक्रीज होगी तो टॉर्क भी आपका इंक्रीज करेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा. हमने ये कंडीशन अभी डिराइव की थी लास्ट लेक्चर में कि कब आपका टॉर्क जो है वो मैक्सिमम रहेगा. सो S वॉज इक्वल टू R2 अपॉन X20. ठीक है,
तो मैक्सिमम टॉर्क इस स्लिप के ऊपर आपका अचीव होगा, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम टॉर्क इन एन इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पुल आउट टॉर्क, इसको पुल आउट टॉर्क भी बोल देते हैं, ठीक है। तो स्लिप इंक्रीज होगा, आपका टॉर्क भी इंक्रीज करेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। वो कब मैक्सिमम टॉर्क अचीव करेगा? जब आपका स्लिप की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और इस मैक्सिमम टॉर्क को, इंडक्शन के इस मैक्सिमम टॉर्क को हम लोग पुल आउट टॉर्क भी बोल देते हैं, राइट। विद द फर्दर इंक्रीज इन स्लिप बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, अब हम इस मैक्सिमम टॉर्क के आगे की बात करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के आगे क्या होगा? इस पॉइंट के आगे विद द फर्दर इंक्रीज इन स्लिप बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क द टर्म एस स्क्वायर इंटू एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था वो हमारा रैपिडली इंक्रीज करेगा, राइट। पहले तो कम था तो डेफिनेटली उसका जो स्क्वायर भी था वो भी बहुत कम था, लेकिन अब जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जा रही है तो एस स्क्वायर भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। अब जब एस स्क्वायर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है एस स्क्वायर इंटू एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर वो भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, आर टू ज़ीरो स्क्वायर के कंपैरिजन में। और इस टाइम हम क्या करेंगे? आर टू ज़ीरो स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एस स्क्वायर इंटू एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन लुक एट दिस इक्वेशन। अब हमें इसको नेगलेक्ट करना है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? के टाइम्स एस इंटू टू ज़ीरो स्क्वायर इंटू आर टू ज़ीरो डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम सारी चीज़ों को कांस्टेंट ले लें, क्योंकि हम अभी टॉर्क और स्लिप का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो नॉमिनेटर में भी स्लिप है, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, ऑलराइट। सो वी कैन से टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन एस स्क्वायर इंटू एक्स टू ज़ीरो स्क्वायर। और यहाँ से भी क्या पता लग रहा है कि जो आपका टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्लिप के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने सारी टर्म्स को कांस्टेंट ले लिया है, इवन एक्स टू ज़ीरो को भी, बिकॉज वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्लिप के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है उसका वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से that the torque is now inversely proportional to the slip. After which point? After the T max और मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट के बाद आपका जो टॉर्क है वो स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स दैट विद द इंक्रीज ऑफ स्लिप बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क द टॉर्क डिक्रीजेज, ठीक है। टॉर्क आपका डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आपका स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आप फिगर से भी इसको देख सकते हो कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद, मैक्सिमम टॉर्क के बाद आपका जो टॉर्क है वो डिक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर स्लिप here, okay। So this is now evident. Also due to the increase in load the speed of the motor falls down and eventually the motor can stop। अगर वो जैसे ही हम किसी मोटर के ऊपर, कोई हमारी मोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में है और अगर उसके ऊपर हम लोग अचानक से कोई लोड डाल देते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड है वो थोड़े से टाइम के लिए रिड्यूस होती है, ठीक है। और रिड्यूस होती है और उसके अंदर जो टॉर्क है अगर वो उस स्पीड को कोप अप करने में पॉसिबल, कोप अप करने के लिए सफिशेंट नहीं है तो आपकी मोटर जो है वो स्टॉप भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये चीज़ अफेक्ट करती है हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। So this was all about your torque slip characteristics. Hope this is clear to you. Now next जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? टॉर्क स्पीड कर्व। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऑर्डिनेट की जगह हम क्या लेंगे? टॉर्क, और एब्सिस्सा की जगह, स्लिप की जगह हम क्या लेंगे? स्पीड। तो जो हमारा कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का कर्व हमें मिल जाता है, ठीक है। The torque speed curve is the same as that of the torque slip curve। उसी की तरह है, बस फ़र्क क्या है? ऑब्वियसली शेप में तो डिफरेंस है, लेकिन फ़र्क क्या है? उन दोनों में फ़र्क क्या है टॉर्क स्लिप और टॉर्क स्पीड कर्व में? कि जो टॉर्क स्पीड है उसमें हम स्पीड लेते हैं एज एब्सिस्सा,
ठीक है, इंस्टेड ऑफ द स्लिप। ओके, तो अगर इस कर्व को आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ 0 स्पीड है, ठीक है, और स्पीड आपकी बढ़ती चली जा रही है और लास्ट में यहाँ तक क्या आ रहा है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर इस कर्व पे हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, सपोज दिस इज ए पॉइंट, बी एंड सी, 3 पॉइंट्स। और यहाँ से हमने एक पॉइंटेड स्लिप के ऊपर से एक प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है। दिस इज शोइंग योर, ऑब्वियसली ये तो आपका मैक्सिमम टॉर्क है, हाईएस्ट टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, और इसका जो 0.8 या 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड में हमने एक प्रोजेक्शन लिया है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल है, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, द इंडक्शन मोटर डेवलप्स द सेम टॉर्क एट पॉइंट्स एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई के ऊपर देखोगे तो ये टी के बराबर ही टॉर्क जनरेट कर रहा है, ऑलराइट, बराबर टॉर्क है दोनों पॉइंट्स के ऊपर, कोई फ़र्क नहीं है। एट पॉइंट एक्स द मोटर इज़ अनस्टेबल, लेकिन एक्स पॉइंट के ऊपर क्या बोल रहा है कि जो हमारी मोटर है वो हमारी अनस्टेबल रहेगी। क्यों अनस्टेबल रहेगी? बिकॉज विद द इंक्रीज इन लोड द स्पीड डिक्रीजेज। ये हमें पता है कि मोटर हमारी कोई घूम रही है एक्स पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर लोड डालते हैं तो जो स्पीड है वो आपकी रिड्यूस करेगी। अब जब स्पीड रिड्यूस करेगी तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, टॉर्क भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड ऑल्सो द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर डिक्रीजेस, राइट। सो द मोटर कुड नॉट पिक अप द लोड। अब मैंने अभी बात करी थी कि मोटर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस एक्सीडेड लोड को कोप अप करने की, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल है अगर आपका टॉर्क की वैल्यू इस टाइम पे जितना टॉर्क चाहिए उससे हमारे पास ऑलरेडी टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा है, अगर तभी वो मोटर को आगे की तरफ पुश कर पाएगा, अदरवाइज वो मोटर को पुश नहीं कर पाएगा और मोटर इवेंचुअली आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका टॉर्क भी रिड्यूस कर रहा है स्पीड के साथ, जैसे ही मोटर के ऊपर लोड पड़ रहा है। तो डेफिनेटली आपकी मोटर जो है वो यहाँ पर उस टॉर्क को जनरेट नहीं कर पाएगी और मोटर आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। सो द मोटर कुड नॉट पिक अप द लोड एंड दस द मोटर स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स, ठीक है। ये अभी क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे आपके साथ, ओके। तो ये मोटर हमारी बंद हो जाएगी। और अगर इस केस में क्या होगा, अगर हमने कोई एमसीबी लगाया हुआ है प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए तो वो हमारा ट्रिप ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना रेटेड करंट मोटर के लिए रिक्वायर्ड है टॉर्क जनरेट करने के लिए उससे ज़्यादा करंट इसको ड्रॉ करना पड़ेगा उतना ही टॉर्क जनरेट करने के लिए, एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट करने के लिए जितना हमने लोड डाला है, ठीक है। तो वो इवेंचुअली इसकी करंट रेटिंग से ज़्यादा होगा और उस वजह से क्या होगा, हमारा जो एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। अब सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो वाई केस है, वाई केस में क्या होगा वाई पॉइंट पे। अब वाई पॉइंट के केस में क्या होगा, अगर हम लोड डालते हैं तो मोटर की स्पीड यहाँ से कम रहेगी, ठीक है, मोटर की स्पीड कम होगी, लोड डाला हमने मोटर के ऊपर, वाई पॉइंट पे ऑपरेट कर रही थी, ऑलराइट। ठीक है, वाई पॉइंट पे हमारी मोटर ऑपरेट कर रही है दिस पॉइंट पे, और हमारा जो लोड डालने के बाद हमारी स्पीड रिड्यूस होगी। सपोज यहाँ पर स्पीड आ गई, अब स्पीड भी रिड्यूस हुई और टॉर्क भी रिड्यूस हुआ, लेकिन टॉर्क हमारे पास ऑलरेडी कितना अवेलेबल है, बी पॉइंट तक टी मैक्स अवेलेबल है, ऑलराइट। तो ये टॉर्क इस रिडक्शन ऑफ स्पीड को कोप अप कर लेगा और जो आपकी मोटर है वो ऑफ नहीं होगी, वो थोड़ा सा बैक टिल्ट करके दोबारा से मोशन में आ जाएगी ड्यू टू दिस मैक्सिमम टॉर्क, बिकॉज मैक्सिमम टॉर्क इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो जितना आप लोड डालते रहोगे उतनी मोटर अप टू बी पॉइंट तक जितना भी लोड डालते रहो मोटर आपकी ऑफ नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज जितना स्पीड में लैग होगा लोड डालने के ऊपर उस लैग को बी पॉइंट तक का जो मैक्सिमम टॉर्क आपके पास अवेलेबल है वो उसको कोप अप करने में सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, और मोटर आपकी कंटिन्यूसली रन करती रहेगी, ऑलराइट। सो होप दिस इज़ क्लियर।
नाउ एट पॉइंट वाई द मोटर विल बी स्टेबल. क्यों स्टेबल रहेगी? बिकॉज इन दिस जोन विद द इंक्रीज इन लोड द स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेज. ये पता है हमें, जैसे ही लोड डालेंगे स्पीड आपकी डिक्रीज होगी. बट द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर इंक्रीजेज. ठीक है, इसका मतलब यही है कि टॉर्क भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, लेकिन टॉर्क इंक्रीज कैसे होगा? क्योंकि वो मैक्सिमम टॉर्क आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो टॉर्क आपका इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, उस लोड को डील करने के लिए, राइट. सो द मोटर टॉर्क increases, thus the motor will pick up the extra load effectively. ठीक है. Thus from the motor torque speed curve it is seen that zone BA is unstable zone. ये जो आपका जोन BA है ये आपका अनस्टेबल जोन है, जबकि आपका जो बी वाई या बी सी यू कैन से, जो जोन BC है वो जोन आपका स्टेबल जोन है. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर torque slip and torque speed characteristics.